नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पानी संस्कृत क्लासेस में। साथियों, हमारी चर्चा बहुत दिनों से अलंकारों पर चल रही है। यह आप लोग जानते हैं, अलंकार तीन प्रकार के भेद बहुत जगह बताए गए हैं, जिसमें अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार प्रायः अधिकांश आचार्य के मत में मान्य है। जिसमें हम लोग हमारी चर्चा अभी जो चली है पिछले कुछ दिनों से, वह अर्थालंकार में चली है। आज हमारी चर्चा अर्थालंकार में ना होकर के शब्दालंकार में होगा। तो साथियों, आज का यह जो हमारा अलंकार की चर्चा करने वाले हैं हम, काफी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही मजेदार है। आपको काफी मजा भी आने वाला है इसमें। क्योंकि आज का जो अलंकार है वह इस प्रकार का अलंकार है, जब हम कहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, उससे उसको गुस्सा भी आ सकता है या उसको हंसी भी आ सकती है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यह जो प्रयोग करना है वह कैसे करते हैं लोग, तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आज शब्दालंकार के उस अलंकारों में, शब्दालंकार में कुल 6 अलंकार आते हैं, आप लोग जानते हैं। पूर्व अलंकार के परिचय में आप यह जानते ही होंगे। यदि अलंकार के परिचय नहीं देखे हैं आप, तो कृपया आप उस वीडियो को पहले जाके देखें, तो अलंकार के बारे में समझ जाएंगे शब्दालंकार क्या चीज है। तो शब्दालंकार का जो पहला अलंकार है हम लोगों का, वह है वक्रोक्ति अलंकार। हाँ जी साथियों, आज हम लोग वक्रोक्ति अलंकार पे ही चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम अपने वक्रोक्ति अलंकार की चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, नाम से ही स्पष्ट है वक्रोक्ति। यह क्या है? शब्दालंकार है। सबसे पहली बात, यह शब्दालंकार है, यह अर्थालंकार नहीं है। अर्थालंकार में क्या है? अर्थों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अर्थों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर क्या है? शब्दालंकार, यहाँ पर शब्दों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। शब्द ही यहाँ पर मेन मुख्य भूमिका अदा करता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर शब्दालंकार है। यहाँ तो उसका वक्रोक्ति अलंकार, तो वक्रोक्ति कैसे होगा? तो शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है, वक्र और उक्ति मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ कहना। अब टेढ़ा मेढ़ा कहना, क्या कह सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा? यह आप समझ सकते हैं, मजाक की स्थिति में हम लोग बहुत सारे टेढ़ा मेढ़े बात बोलते हैं, या बहुत हंसाने के लिए बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े बातों का प्रयोग करते हैं, डबल मीनिंग बात करते हैं प्राय ऐसे। तो मजा आता है इसको सुनने में, सामने वाले को भी अच्छा लगता है सुनने में, और काफी बोरियत फील नहीं होती है। इस प्रकार के बहुत सारे व्यवहार हम लोग रोजमर्रा के जीवन में करते ही आते हैं। वही है वक्रोक्ति अलंकार, टेढ़ा मेढ़ा बात करना। आप कह कुछ रहे हैं और सामने वाला कुछ उसको और समझ के हंस रहा है। होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो वही है यह वक्रोक्ति अलंकार, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसका लक्षण क्या बता रहे हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार पहला लक्षण उपस्थित है। देखिए क्या है? अन्यस्य अन्यार्थकम वाक्यम अन्यथा योजयेद यदि। अन्यस्य अन्यार्थकम मतलब जो वक्ता है, वक्ता के द्वारा कुछ कहा गया और श्रोता अन्यस्य, वह अन्य अर्थ को समझ लिया। वक्ता जो कहा उस अर्थ को समझ के वह अन्य अर्थ को समझ लिया। तो क्या है? वाक्यम अन्यथा योजयेत यदि। इस प्रकार के वाक्य को यदि आप जोड़ें तो क्या होगा? अन्य श्लेषेन अथवा काक्वा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा। तो यदि इस प्रकार से आप इसका संबंध बनाएंगे तो अन्य जो है वह श्लेष के द्वारा हो सकता है। अन्य अर्थ कैसे लगेगा? श्लेष के द्वारा अथवा काकू के द्वारा। अब यह श्लेष काकू क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। इसके द्वारा आप वक्रोक्ति का भेद भी समझ सकते हैं, और वक्रोक्ति अलंकार इसी प्रकार से प्रकट होता है, ठीक है। अब यह पहले का है श्लेष के द्वारा अथवा काकू के द्वारा, ठीक है। अब श्लेष क्या है, यह आप लोग जानते हैं। श्लेष से तात्पर्य है श्लेषा अलंकार। यह आप लोग पढ़े भी हैं, चर्चा भी किए थे पिछले कुछ चर्चाओं में। श्लेष मतलब होता है एक शब्द है, उसके अनेक अर्थ हैं। शब्द के अनेक अर्थ अथवा एक वाक्य के अनेक प्रकार से अर्थ लगाए जाए, वह श्लेष हो जाता है। श्लेष के कारण क्या होता है? शब्द तो एक ही है, वाक्य तो एक ही है, लेकिन उसके अर्थ अनेक हो गए, ठीक है। काक्वा और दूसरा क्या है? काकू। यह काकू क्या चीज है? ध्वनि विकार। काकू मतलब ध्वनि विकार। अब कहते हैं ना, तुम्हारे कहने की जो लहजा है ना, उससे प्रतीत हो रहा है जो तुम गुस्से में हो, लेकिन कह रहा है मैं तो गुस्सा में नहीं हूं, लेकिन फिर भी लग रहा है तुम गुस्से में हो। यह जो टोन है ना, यह काकू, इसी को ध्वनि विकार कहते हैं। तो आप उस ध्वनि के विकार के कारण आप तो
अच्छी बात कह रहे हैं कुछ, लेकिन आप इस प्रकार से कह रहे हैं जैसे लग रहा हो एग्रेसिव एकदम आक्रमण करेगा ये। तो यह काकू, तो दो प्रकार से क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार का स्वरूप सामने आता है। तो वक्रोक्ति का सबसे पहला क्या है, अन्यस्य अन्यार्थकम वाक्यम अन्यथा योजयति। यदि जो व्यक्ति जो सुना है उससे अन्य अर्थ का जब योजन कर लेता है अपने वाक्य में, तो वही है वक्रोक्ति। और वह दो प्रकार से हो सकता है, एक तो श्लेष के द्वारा अथवा काकू के द्वारा। इतना आप लोगों को एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यह अन्य से अन्यार्थकम, यह साहित्य दर्पणकार ऐसा लिखते हैं इसका लक्षण स्वरूप। ठीक इसी प्रकार का प्रकाशकार देखिए क्या लिखते हैं, यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते श्लेषेन काक्वा वाग्येया सा वक्रोक्त तथा द्विधा। सेम, बिल्कुल समान, बराबर, दोनों का बराबर ही, दोनों आचार्य के मत में कुछ भी इसमें अलग नहीं है। यदुक्तम अन्यथा वाक्यम, जो नहीं कहा गया है उसका अलग अर्थ लेना ही अन्यथा होता है। अन्यथा जो अन्यथा वाक्य कहा गया उसको अन्यथा और अन्यथा और अन्य न, अन्य प्रकार, मतलब जो कहा गया उससे कोई तालमेल न होकर के अन्य 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 अर्थ को जोड़ने का प्रारंभ कर दिया जाए, तो यह वक्रोक्ति है। और वह किस प्रकार से हो सकता है, तो श्लेष के द्वारा अथवा काकू के द्वारा। इस प्रकार से इसके भेद भी दो प्रकार के बढ़ जाते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार भी यही है। तो आचार्य विश्वनाथ माने अथवा आचार्य मम्मट माने, दोनों के मत में वक्रोक्ति अलंकार का स्वरूप प्रायः समान है, इसमें कोई भेद नहीं है। दोनों के अनुसार वक्रोक्ति अलंकार के दो ही भेद हैं, एक श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा काकू वक्रोक्ति। अब श्लेष वक्रोक्ति से तात्पर्य आप लोग समझ सकते हैं, जो श्लेष के द्वारा होता है, ठीक है, जो श्लेष के द्वारा होगा उसको कहेंगे क्या, श्लेष वक्रोक्ति, और जो काकू के द्वारा होगा उसको कहेंगे काकू वक्रोक्ति। अब श्लेष क्या है यह भी आप समझ रहे हैं, और काकू क्या है यह भी आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार की जब स्थिति बनेगी तो वही होता है क्या, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार है, यह भी आप जान रहे हैं। और शब्दालंकार में क्या होता है, शब्दों की प्रधानता होती है, और श्लेष जो है शब्द के ही अनेक अर्थ को बताता है, इसलिए श्लेष लिया। और काकू जो है वह ध्वनि विकार शब्दों के साथ ही होता है, अर्थों के साथ ध्वनि विकार नहीं काम करता है। समझ रहे हैं बात, तो यह टेक्निकली भी समझ सकते हैं, तो यह याद करने में और अच्छा रहेगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से शब्दालंकार है तो शब्द से ही खेलना का काम करेंगे यहाँ पर। तो कैसे, तो शब्द ही श्लेष में कार्य करता है, और काकू ध्वनि विकार भी शब्द के साथ ही होता है, अर्थ के साथ नहीं होता। अर्थ तो अपने हिसाब से लगाता है सुनने वाला, ठीक है। तो अर्थ अलग प्रकार है, जो अर्थालंकार में हम लोगों ने काफी चर्चा की इसके बारे में। तो श्लेष और काकू इन दोनों के द्वारा दो प्रकार से व्यवहित होता है, मतलब व्यवहार में आता है, उपयोग में लिया जाता है वक्रोक्ति अलंकार का। साथियों, इसका एक उदाहरण बहुत ही ज्यादा जरूरी है देखना। उदाहरण देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा आखिर बात क्या करने जा रहे हैं। अब बहुत बार क्या प्रसंग है, दो मित्र है, यहाँ पर जो प्रसंग है, एक उदाहरण जो दिया गया है, दो मित्र है, ठीक है, दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं। तो एक वक्ता होगा और दूसरा श्रोता। तो वक्ता कौन है, जो बोलता है, जो कह रहा है कुछ, ठीक है। जो सुनने वाला है दूसरा मित्र, वह श्रोता हो गया। दोनों अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दोनों कभी वक्ता, कभी श्रोता, कभी ये श्रोता, कभी ये वक्ता। तो इस प्रकार के हम परिवर्तन होते रहते हैं जब आपस में हम लोग वार्ता करते हैं। तो यह जो प्रसंग है यह उसी समय का है, जो दो मित्र बात कर रहे हैं और एक मित्र दूसरे मित्र को कह रहा है। क्या कह रहा है, तो देखिए, नारी नाम अनुकूलम आचरसी चिद जानासि कश्चेतनो, चिद जानासि कश्चेतनो वामानां प्रियमादधाति हितकिन्नई बालानां भवान् युक्तं हि हितकर्तनं ननु बाला भाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यं भवतः पुरंदर मतच्छेदं विधातुं कुतः। अब यहाँ पर जो अर्थ है, आपको पहले ही कहा गया है, जो अन्य से अन्य अर्थकम ग्राह्यम, अन्य का जो और अन्य अर्थ ले लिया जाए। अन्य मतलब यहाँ पर क्या है, श्रोता। वक्ता ने कुछ कहा, अन्य हो गया श्रोता, उन्होंने कुछ और सुना और उसका अन्य अर्थ लगा लिया। जो वक्ता जिस अर्थ को ध्यान में रखते हुए शब्द का प्रयोग किया, वह अर्थ न जान करके अन्य जो है श्रोता, वह कुछ और अर्थ लगाया अपना, ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण में देखिए, नारी नाम अनुकूलानी, नारी,
आप पहला ही देख सकते हैं, नारी नाम। यह नारी जो देख रहे हैं आप, नारी, कोई समझ रहा है तो नारी नाम कह रहे हैं, लेकिन जो उनका मित्र है, दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, तो उस मित्र में क्या समझ रहा है? एक समझ रहा है न अरि नाम, इसका विच्छेद करके वो एक न समझ रहा है, फिर समझ रहा है अरि नाम। समझ रहे हैं? इस प्रकार से वो समझ रहा है। अब बताइए, वह जो समझ रहा है, यहां भी वो कहीं गलत नहीं समझ रहा है, न अरि नाम नारी नाम, तो वहां पर उसके अनुसार इसका अर्थ अलग हो गया। लेकिन जो वक्ता है वह तो नारियों के ध्यान में रख करके ही इसका प्रयोग किया। तो प्रस्तुत उदाहरण में क्या हुआ? वक्ता के द्वारा जो है नारी नाम शब्द जो स्त्रियों का इस अर्थ में प्रयुक्त किया गया था, यह आप लोग समझ रहे हैं। परंतु श्रोता ने न अरिणाम मतलब शत्रुओं का नाश नहीं, यह अर्थ कल्पित किया। अब नारी नाम मतलब समझ रहे हैं नारियों के लिए, स्त्रियों, ठीक है, स्त्रियों का। परंतु न अरिणाम मतलब शत्रुओं का नाश नहीं, ठीक है। अब यह छोटा सा एक शब्द है, इसमें पूरा हम अभी सभी शब्दों में विचार करने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से अलग अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं। ऐसी नहीं है जो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उस अर्थ लगाने का, ऐसा नहीं जो यहाँ कहा कुछ और कह रहा है यदि आम, तो आप बिल्कुल ही आप उसको हाथी घोड़ा नहीं समझ लेंगे, ठीक है। वहां पर उसी से संबंधित कुछ समझा जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, वामानाम नारी नाम अनुकूलम आचरसी चेत जानासी कश्चेतनो वामानाम। फिर दूसरा देखिए, वामानाम, ये क्या है? वामानाम का अर्थ वक्ता ने स्त्री के लिए ही प्रयुक्त किया है, क्योंकि उन्होंने स्त्री को ही ध्यान में रख के यह वाक्य तो कही है अपने मित्र को। परंतु वो जो श्रोता है वह स्त्री के लिए प्रयुक्त, परंतु श्रोता ने क्या किया? विरोधी या शत्रु के अर्थ में उसको कल्पित कर लिया। इस वामा नाम का अर्थ क्या है? वह जो श्रोता है वह समझा यह जो है वामा नाम अर्थात यह विरोधी के बारे में बात कर रहा है। समझ रहे हैं? यह कौन है? यह विरोधी है। तो जब विरोधी के बारे में बात किया तो सीधे समझ देखिए, यहाँ पूरा अर्थ ही चेंज हो गया, मतलब पूरा तरीके से बदल गया अर्थ। कह कुछ और रहा, हो कुछ और रहा। इसी प्रकार देखिए, वामानाम प्रियमादधात हितकृन् नैव बलानाम भवान युक्तम किम हितकर्तनम अबलानाम। देखे ना, यहाँ जो लिख रहे हैं, यह हितकृन् नैव अबलानाम भवान। अबलानाम, अबलानाम वक्ता ने यह किसके लिए कहा है? अबलानाम स्त्रियों के लिए, स्त्रियों का, ठीक है। परंतु श्रोता क्या समझ रहा है? इसका दुर्बल के अर्थ में कल्पित किया गया है। मतलब अबल मतलब जो दुर्बल नहीं है, मतलब जो दुर्बल है, जो बलवान नहीं है उसको अबल ही तो कहेंगे, जो कमजोर है। तो वह क्या समझ रहा है? यह कमजोर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर अर्थ देखिए कैसे बदल दिया। वहां पर किसके बारे में बात कर रहा है? वह कमजोर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं आगे क्या है। तो इसमें क्या है समझ में आया? पहला जो है नारी के अर्थ में, यदि तुम नारियों के अनुकूल आचरण करते हो तो तुम समझदार हो। अर्थ क्या लगेगा इसका? देखिए, नारी नाम अनुकूलम आचरसी चेत जानासी कश्चेतनो। यदि नारी नाम अनुकूलम आचरसी, यदि तुम नारियों के अनुकूल आचरण करती हो, तब चेत जानासी कश्चेतनो, तब तुम्हें क्या है? समझदार समझा जाएगा, समझदार जाना जाएगा, ठीक है। अब शत्रुओं का अर्थ में इसका अर्थ क्या हो गया? देखिए अर्थ कैसे बदल रहा है। शत्रुओं के अर्थ में है, यदि तुम शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं करते हो तो तुम समझदार कहो, समझदार कहे जाओगे। न अरिणाम अनुकूलम आचरसी चेत जानासी कश्चेतनो, और यदि तुम शत्रुओं के जैसा व्यवहार नहीं करते हो तब तुम समझदार कहे जाओगे। आप समझ सकते हैं कितना अर्थ परिवर्तित हो गया यहाँ पर। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, कोई बुद्धिमान स्त्रियों का प्रिय कार्य अर्थात स्त्रियों के शासन में रहना नहीं चाहता। वामानाम प्रिय मादधात हितकृन् नैव अबलानाम भवान, ठीक है। यह समझ में आ रहा होगा आपको। इसी प्रकार क्या है दूसरा देख लीजिए आप, कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, ठीक है, कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अर्थ देखिए कैसे बदल रहा है यहाँ पर, ठीक। वह स्त्रियों के प्रिय कार्य अर्थात स्त्रियों के शासन में रहना नहीं चाहेगा। कोई भी जो
समझदार होगा वह स्त्रियों के शासन में रहे यह क्या कहें तो इसको सही नहीं पाएगा। परंतु अब दूसरा अर्थ क्या हो गया इसका देखिए, आप दुर्बलों का हितों का नाश करने वाले हो। आप जो हैं दुर्बल के हितों के नाश करने वाले हो, क्योंकि विरोधी है शत्रु भाव। वामानम प्रियमार्धात हित किन्नैव अबलानाम भवान। ठीक है, आप दुर्बलों के, आप कमजोरों को नाश करने वाले हो आप, ऐसा अर्थ निकल रहा है। फिर तीसरी पंक्ति देख सकते हैं आप, यह देखिए, युक्तम किम हित कर्तनम ननु बला भाव प्रसिद्धात्मनः। ठीक है, बल नामक असुर, अब यह एक प्रसंग है, ठीक है, उसको यहां समझना चाहिए। अब कोई असुर है जो बल के कारण किसी को मारा तो वो प्रसिद्ध हो गया, उसी के बारे में यहाँ पर बात कर, युक्तम किम हित कर्तनम ननु बला बल अभाव प्रसिद्धात्मन, अर्थात बल नामक असुर विशेष के अभाव। ठीक है, बल नामक असुर विशेष के अभाव अर्थात मारने के कारण प्रसिद्ध, अर्थात वह मारा, किसी को मारा उस कारण वह प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, युक्तम हित कर्तनम ननु अबला अभाव प्रसिद्धात्मन, वह कमजोर है इसलिए उसको मार दिया उसने। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, वह प्रसिद्ध भी हो गया। हित कीर्तनम अर्थात वह बड़ा आदमी बन गया। युक्तम ही हित कर्तनम, उसका सभी कीर्तन करने लगे, उसके लिए लाभकारी कार्य भी करने लगे। हित कर्तनम, अच्छा अच्छा गान करने लगे। फिर क्या है, और इसका उल्टा लीजिए अर्थ, जो अन्य अर्थ है, क्या है, क्या इंद्र के हित का नाश करना उचित है। तो यहां पर क्या था, वह इंद्र के समान जो है, जो कमजोर है उसको हर करके वह इंद्र बन गया, इतना प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, और दूसरा अर्थ हो गया, क्या इंद्र के हितों का नाश करना उचित है, यह पूछ रहा है यहाँ। युक्तम ही हित कर्तनम ननु अबला भाव प्रसिद्धात्मनः किम युक्तमस्ति, यह युक्त है, यह अच्छा है, यह उचित है। इसी प्रकार चौथा पंक्ति देखिए अब क्या है। चौथा पंक्ति, सामर्थ्यम भवतः पुरंदरम तच्छेदम विदातुम कुतः। ठीक है ना, यह दोनों के अर्थ को एक प्रकार ही समझ लीजिए। पुरंदर जो यहाँ पे यही है, पुरंदर मतलब इंद्र ही होते हैं। आप में इंद्र के अभिमत अर्थ का विनाश करने की सामर्थ्य ही कहाँ है, कहाँ है ऐसा सामर्थ्य। सामर्थ्यम भवतः पुरंदरम अतच्छेदम विधातुम कुतः, आप में जो है इंद्र के सामर्थ्य को ललकारने के सामर्थ्य कहाँ है, तो आप उसको आप कुछ कर पाएंगे, तो इसलिए आपको वह सहना ही पड़ेगा, सही आपको सहन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा साथियों, जो किस प्रकार से यहाँ पर अर्थों में परिवर्तन आया है। ठीक है, और यह जो है श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है, आप भ्रमित ना हो, यह श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है, क्योंकि एक ही शब्द का हम लोग अनेक अर्थ ले रहे हैं। नारी नाम एक शब्द है, इसका नारी नाम भी है और नारी नाम भी अर्थ ले रहे हैं। वामा नाम का भी आप समझ लें, जो वाम भाग में रहती है वह कौन है, स्त्री है, लेकिन यहाँ पर क्या है, विरोधी शत्रुओं को लिया है वहां पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब अनेक अर्थों का प्रकटन होता है या उसको स्वीकार किया जाता है, तो वहीं पे वक्रोक्ति होता है। आशा करते हैं जो आपको वक्रोक्ति अलंकार के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ भी शंकाएं नहीं होगी। यदि कहीं शंकाएं हैं और कोई समस्या है आपको इस अलंकार को लेकर के, तो आप अवश्य कमेंट करें और मुझे बताएं, मुझसे संपर्क करें। आपको मैं उस शंका से अवश्य दूर करने का बहुत भरसक प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी नए अलंकार के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, धन्यवादाः।